दिखाएगा कि आने वाले दिनों में कैसे चुनाव सफल हो सकते हैं वर्चुअल रैलीज और छोटी छोटे सभाओं के द्वारा। तीसरी अग्नि परीक्षा है कि जो विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है इस पूरे मुहिम में। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया है, केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं बिहार को, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है वो बिहार की जनता के कितने गले उतरा है, इसकी अग्नि परीक्षा होगी। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में काफी ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, ये 4-5 चीजें जो आने वाले दिन में ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इस पर और भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन, आपके पास आएंगे ये समझने के लिए कि आखिर कितनी चरणों में हो सकता है चुनाव, क्योंकि जानकारी की बहुत कम चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। सबके बीच ये भी बता दें कि बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी बताया। कृषि बिल के खिलाफ आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल तेजस्वी ने नीतीश पर हर बात में यू टर्न लेने का आरोप लगाया। नीतीश के मुताबिक बिहार में तो पहले से ही न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये तेजस्वी कह रहे हैं, माफ कीजिए, तेजस्वी की तरफ से ये निशाना साधा गया है। जरा बोले क्या है वो सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वप्रिय ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से ही नहीं है, न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया है। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यू टर्न मार रहे हैं, अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से फेलियर है। तो हर मुद्दे पर फेल होने का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर बात में वो यू टर्न ले लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर भी पूरी तरीके से जो सरकार है वो विफल साबित हुई है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुनाव आयोग के बाहर से। नीरज, वहां से क्या डिटेल मिल पा रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, बिल्कुल 2.5 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और बिहार के विधानसभा चुनाव के अलावा जो देश भर के 60 से अधिक विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, वहां चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग 12:30 बजे करेगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के चरणों को कम रखने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है। हालांकि सूत्रों के हवाले से किसी तक कितने चरण में होगा ये कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आसार ये है कि कम करेगा। हो सकता है 2 से 3 चरण में चुनाव आयोग चुनाव कराए। बिहार के विधानसभा चुनाव में कई तरह के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उम्मीदवार जो है जब नामांकन भरने जाएंगे तो 2 लोगों के साथ ही जा सकेंगे और इसके अलावा 2 गाड़ियां ही उनके साथ जा सकेगी। जो डोर टू डोर कैंपेन होता है, उम्मीदवार कुल मिलाकर 5 लोग ही जा सकेंगे। मतगणना माफ कीजिएगा, मतदान के दिन जो आम मतदाता है उनके लिए ग्लव्स, मास्क, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का कोरोना संक्रमण का खतरा न बढ़े। तो इस बात की भी उम्मीद थी कि कहीं चुनाव आयोग चुनाव को टाल न दे, क्योंकि लगातार कई विधानसभा चुनाव के उपचुनावों को टाल रहा था चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग ने कल तय किया कि चुनाव की घोषणा की जाएगी, क्योंकि तैयारियां तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि आज चुनाव की घोषणा होगी। ठीक है नीरज, आप वहां पर लगातार बने रहिए और डिटेल अगर मिलती है तो आप साझा कीजिएगा, दर्शकों को बताइएगा। लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, 2 चुनौतियों के लिए आपके पास में आ रही हूं। 2 चुनौती, एक तो चुनाव आयोग की कितनी बड़ी चुनौती होगी कोरोना काल में इन चुनावों को संपन्न कराना बिहार में, और बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये किस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे? शेष नारायण जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए सर, आएंगे आपके पास। ब्रजेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश सर, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरजेडी पिछले दिनों भी और अब भी लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन इस सबके बीच लालू प्रसाद यादव जेल में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव होंगे लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी रहेगी। ये आरजेडी को फायदा देगी सिंपैथी लेने में, या फिर उसका उल्टा असर होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है आरजेडी को? देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी में अभी जो तेजस्वी के हाथ में जो कमान है उसको लेकर भी काफी सारे सवाल हैं।
आप ध्यान रखिए कि जो एक महागठबंधन जो बिहार में बन रहा था, जिसमें कि कुशवाहा की पार्टी और जो है जो मल्लाह कम्युनिटी से जो संबंध रखते हैं, उन्होंने अपनी एक वीआईपी करके पार्टी बना रखी थी। इन दोनों के साथ कोई तालमेल नहीं हो पाया। तेजस्वी का जो मूड है वो एक तरह से वो ये है, वो किसी को गांठ नहीं रहे हैं। उस कुशवाहा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यह मनमौजी आदमी, यह जो है किसी को सुनने वाला नहीं है। तो ये पहला चुनाव है जिसमें कि एक तरह से देखें, लालू अभी तक जो है जेल के अंदर है, यानी अस्पताल में है, केली बंगलो में। दूसरी तरफ जी पासवान, आप ध्यान रखिए कि पासवान भी इस बार चुनाव में एक्टिव नहीं होंगे। तो जनरेशन नेक्स्ट जो है, चाहे वो चिराग हो, चाहे तेजस्वी हो, इनके हाथ में कमान है। अगर नीतीश कुमार के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार का भी ये आखिरी चुनाव है। आपने ध्यान रखें कि नीतीश कुमार भी 70 साल के होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है यह चुनाव कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां तक आरजेडी से मिल रही चुनौती का सवाल है, आप ध्यान रखिए कि तेजस्वी जो है काफी हद तक कुछ समय पहले तक उनका हाल राहुल गांधी जैसा था कि बिहार से गायब रहते थे।